नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको 11th 12th और हो सकता है तो 10th क्लास की मैथ भी आपको इसी यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशोक सैनी पर कंप्लीट करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे शेयर करते रहिए। और आज से हम 12वीं क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं और 12वीं क्लास का चैप्टर संख्या 2 प्रतिलोम वर्तीय फलन। पहले हम इस पर समझते हैं क्या प्रतिलोम वर्तीय फलन होते हैं, क्या इसका मुख्य मान शाखा परिसर होता है, इसका प्रांत क्या होता है, और उसके बाद में हम 2.1 आपको इसी क्लास के अंदर पूरी करवाने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और इसके साथ साथ में आपको 11th 12th और हो सकता है तो 10th क्लास की मैथ की भी कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका 12वीं क्लास के अंदर दूसरा चैप्टर जो आपके पास है वो आपके पास है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये फिर इसको वर्तीय फलन नहीं बोल दो, बात एक है। अब देखो, यहां से आपके पास एक शब्द आ रहा है प्रतिलोम। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि बताओ एक दे दी मैंने आपको x, इसका प्रतिलोम क्या होगा बताओ, तो आप कह देंगे 1/x हो। जैसे मान लो कि मैंने y बराबर क्या दिया आपको sin x, मैं पूछता हूं इसका प्रतिलोम ज्ञात करो, तो आप x का मान निकाल देंगे sin इनवर्स y। मैंने आपको दिया जैसे मान लो y बराबर tan x, मैंने आपसे कहा बताओ इसका प्रतिलोम ज्ञात करो, तो x बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स y। जैसे मान लो मैंने आपको दिया y बराबर fx, मैं पूछता हूं इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करो, तो आप कह देंगे x बराबर f इनवर्स y। ठीक है, प्रतिलोम का सिर्फ इतना मतलब है कि व्युत्क्रम फलन का। अब देखो, सवाल ये उठता है कि प्रतिलोम क्या आप सभी फलनों की ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ज्ञात कर सकते? तो आपका आंसर होगा कि प्रतिलोम सभी फलन का ज्ञात नहीं कर सकते। प्रतिलोम सभी फलन का ज्ञात क्यों नहीं कर सकते? तो वो फलन आपका क्या होना चाहिए प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए? वो फलन आपका एक ही होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए बताओ, आच्छादक। अब ये एक ही आच्छादक क्या होता है? तो इसके लिए हम चलते हैं 11th क्लास की ओर। 11th क्लास में आपने एक प्रश्नावली पढ़ी होगी संबंधित फलन। 11th क्लास में आपने एक प्रश्नावली पढ़ी होगी संबंधित फलन। तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि फलन क्या होता है और उसके बाद में फिर हम पर चलेंगे तो एक ही आच्छादक के ऊपर। पहले तो हम क्या जानेंगे तो फलन क्या होता है और इसके बाद में हम एक ही आच्छादक के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपके पास फलन बताओ क्या है, एक ही आच्छादक है, तो आप इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले हम देखते हैं कि फलन क्या होता है और इसके बाद में एक ही आच्छादक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आप देखते रहिए फलन क्या होता है। जैसे आपके पास एक संबंध दे रखा है जो बताओ किससे a से b में परिभाषित है। आपके पास एक संबंध दे रखा है जो a से b में परिभाषित है। यदि a के प्रत्येक अवयव का, यदि a के प्रत्येक अवयव का b में अद्वितीय प्रतिबिंब, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फलन क्या कहलाएगा आपका? तो वह संबंध फलन कहलाता है। देखो क्या बताया मैंने आपको, आपके पास एक संबंध दे रखा है जो a से b में परिभाषित है। यदि a के प्रत्येक अवयव का b में बताओ क्या है अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, तो वह संबंध आपका क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। जैसे समझेंगे आप इसको, जैसे मान लो ये तो आपके पास क्या बताओ a है और ये आपके पास बताओ क्या है b है। ये आपके पास मान लो x1 x2 x3 x4 x5 और x6। इसको जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मान लो इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे मान लो, इसका इससे है और इसका इससे है।
तब देखेंगे आप बताओ x1 का 1 से, x2 का 2 से, x3 का बताओ किससे 5 से, x4 का 3 से, x5 का 6 से और x6 का किससे बताओ 4 से। तब यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी, बताओ a के प्रत्येक अवयव का b में बताओ क्या है, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है या नहीं बताओ। ये तो आपके पास क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। और जब आप b से a में देखें तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे। अब बताओ a के प्रत्येक अवयव का b में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, तो इसका मतलब ये संबंध आपका बताओ क्या है, फलन है। तो ये संबंध आपके पास क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके देखो, YouTube पे पढ़ने का यही फायदा है आपका। आप जैसे आपके समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। तो देखो मैंने आपको समझाया संबंध क्या होता है। जैसे मान लो पहले संबंध ना कि आपके पास एक संबंध है जो a से b में परिभाषित है, तब वो संबंध फलन कब कहलाएगा, यदि a के प्रत्येक अवयव का b में बताओ क्या है, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, तो वह संबंध आपका क्या कहलाएगा, फलन कहलाता है। अब देखो, अब इस फलन को हम देखेंगे ये एक ही फलन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में आगे कि आपके पास ये तो फलन है, आपके समझ में आ गया कि फलन क्या होता है। फिर फलन के हम दो प्रकार, ऐसे तो होने को तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो आपके काम में आने वाले हैं दो प्रकार काम में आएंगे, एक तो एक ही फलन और दूसरा आच्छादक फलन। अब हम देखते हैं एक ही फलन क्या होता है। नेक्स्ट प्रकार आपका एक ही फलन। एक ही फलन, अब देखो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है f जो a से b में परिभाषित है। यदि a के यदि भिन्न भिन्न अवयव के, देखो एक ही फलन कब कहलाएगा, यदि भिन्न भिन्न अवयव के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो। यदि भिन्न भिन्न अवयव के, यदि a के, यहां पर लिखें, यदि a के भिन्न भिन्न अवयव के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो। देखो कैसे, अर्थात f of a1 is not equal to f of a2, this implies a1 is not equal to a2। f of a1 बराबर f of a2, दिस इंप्लाइज a1 बराबर a2। देखो समझेंगे आप इसको। जैसे मान लो आपके पास एक फलन दे रखा है, ये आपके पास बताओ क्या है, a है, ये आपके पास बताओ क्या है, b है। यहां पर x1, x2, x3, x4, x5 यहां पर लिख दिया जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6। अब जैसे मान लो इसका इससे है, इसका इससे, इसका इससे मान लिया, इसका रिलेशन इससे है और इसका इससे है। तब देखेंगे आप यहां पर बताओ a के भिन्न भिन्न अवयव के b में, देखो x1 का 1 से, x2 का 2 से, x3 का 6 से, x4 का किससे बताओ 3 से और x5 का किससे बताओ 4 से। तो यहां पर आपने एक बात नोट की होगी कि भिन्न भिन्न अवयव के बताओ क्या है, a के भिन्न भिन्न अवयव के b में बताओ क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बताओ, एक ही फलन। ये फलन आपका क्या कहलाएगा बताओ, एक ही फलन। यदि आपके पास बताओ a के, जैसे एक फंक्शन दे रखा है f जो a से b में परिभाषित है, यदि a के भिन्न भिन्न अवयवों के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फलन आपका क्या कहलाएगा, एक ही फलन। अब देखो हम चर्चा करते हैं आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन, देखो आच्छादक फलन क्या होता है। जैसे एक फंक्शन दे रखा है f जो a से b में परिभाषित है, तो यदि b के प्रत्येक अवयव का, यदि b के प्रत्येक अवयव का a में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। देखो जैसे आपके पास एक फलन दे रखा है f जो a से b में परिभाषित है, यदि b के प्रत्येक अवयव का a में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फलन आपका कौन सा फलन कहलाएगा, आच्छादक फलन।
तो वो फंक्शन आपके पास कौन सा कहलाएगा, आच्छादक फलन। देखिए समझेंगे इसको आप। जैसे मान लो एक तो आपके पास ये तो ए है, ये आपके पास बताओ क्या है, बी है। इसके अवयव मान लिए आपने, जैसे ए बी सी डी ई एफ। इसका मान लिया 1 2 3 4 5 6 7। जैसे इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और इसका मान लिया आपने इससे। तब देखेंगे आप यहां पर एक बात नोट करेंगे। बताओ इसके प्रत्येक अवयव का, बी के प्रत्येक अवयव का बताओ ए में क्या बताओ पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये फलन आपके पास कौन सा कहलाएगा, आच्छादक फलन। देखो प्रत्येक अवयव का इसमें क्या बताओ पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास कौन सा कहलाएगा, आच्छादक फलन। अगर आपके पास कोई फलन एक ही है प्लस वो आपके पास क्या बताओ आच्छादक है, तो आप इसका क्या याद कर सकते हैं, बताओ प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास फलन बताओ क्या है, एक ही है और साथ में बताओ क्या है, आच्छादक है, तो आप उसका क्या याद कर सकते हैं, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, अपने संपूर्ण प्रांत में एक ही आच्छादक नहीं होते हैं। यदि इनके प्रांत और परिसर को परिसीमित कर दिया जाए तो ये फलन आपके पास क्या बन जाते हैं, एक ही आच्छादक बन जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि फलन का प्रांत क्या होता है, साथ में सहप्रांत, और फिर चर्चा करते हैं परिसर की। अब इसके बाद में हम देखेंगे फलन का प्रांत, सहप्रांत और अब देखो जैसे फलन का प्रांत क्या होता है, सहप्रांत और परिसर। देखो समझेंगे आप इसको। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है एफ, जो ए से बी में क्या बताओ परिभाषित है। तब ये ए तो आपके पास क्या कहलाएगा, फलन का क्या कहलाएगा, प्रांत, और बी क्या कहलाएगा बताओ, सहप्रांत। तथा बी के वे अवयव तथा बी के वे अवयव जिनका ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे बताओ, परिसर कहलाता है। समझेंगे आप इसको। जैसे ये तो आपके पास बताओ क्या है, ए है, ये आपके पास बताओ क्या है, बी है। अब जैसे मान लो ये आपके पास x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। इसका इससे मान लिया आपने, इसका इससे ले लिया, इसका इससे ले लिया, मान लो इसका इससे ले लिया, और इसका आपने इससे ले लिया। तब इस क्वेश्चन में मान लो कि आपसे इसका प्रांत पूछता है, तो मैंने कहा था आपको समुच्चय एक फलन का क्या कहलाएगा, प्रांत। तो प्रांत में कौन कौन से आ जाएंगे, x1 x2 x3 x4 x5 x6। ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्रांत। मैं आपसे पूछता हूं सहप्रांत। सहप्रांत में आपके पास पूरा समुच्चय बी आ जाएगा। कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपसे पूछता हूं परिसर क्या होगा इसका, तो परिसर में कौन कौन से आ जाएंगे, जिनका ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। किस किस का बताओ, 1 का, 2 3 4 5 6। तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, परिसर। दोबारा समझाता हूं, एक फलन आपके पास एफ जो ए से बी में परिभाषित है, तब ए तो फलन का प्रांत कहलाएगा, समुच्चय बी फलन का सहप्रांत कहलाएगा। तथा समुच्चय बी के वे अवयव जिनका ए में बताओ क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, फलन का क्या कहलाएगा बताओ, परिसर कहलाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब आपके चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। ये आपका अब तक जो पढ़ा है वो आपका सिर्फ बेसिक था, 11th क्लास से रिलेटेड था। अब हम चलते हैं जो हमारे मेन टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो। अब देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है, ये अपने संपूर्ण प्रांत में क्या नहीं होते हैं, एक ही आच्छादक नहीं होते हैं।
एक ही आच्छादक नहीं होते हैं। इसलिए आप देखो समझेंगे, आप देखो एक ही आच्छादक क्यों नहीं होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा जैसे y बराबर साइन एक्स दे दिया और x बराबर 0 पर आप जब मान निकाले तो y बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर जब आपने 180 पर मान निकाला फिर से y बराबर कितना आ गया बताओ, 0 आ गया। तब देखेंगे आप यहाँ पर x बराबर 0 का मान वही है जो x बराबर 180 का है। तो बताओ एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब आए या नहीं आए बताओ। अगर एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब, देखो 0 और 180 का समान प्रतिबिंब मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये आपके पास क्या नहीं है, एक ही आच्छादक नहीं है। अगर एक ही आच्छादक नहीं है तो इसका आप प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। यदि इनके आप प्रांत और परिसर को बताओ क्या कर दिया जाए, आप परिसीमित कर दिया जाए, परिसीमन में सीमित कर दिया जाए तो वह के पास क्या बन जाएगा, एक ही आच्छादक बन जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान, शाखा परिसर और साथ में उनके प्रांत के ऊपर। देखो हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि फलन का प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो आप एक टेबल बना लीजिएगा, यहां पर लिखेंगे फलन, यहां पर लिखेंगे प्रांत और यहां पर लिखेंगे परिसर। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। इसका होगा -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स का -π/2 से π/2 -0। टेन इनवर्स का होगा -π/2 से π/2। कोस इनवर्स का होगा 0 से पाई। सेक इनवर्स का होगा 0 से पाई -π/2 और कोट इनवर्स का हो जाएगा 0 से पाई। अब देखो इसके अंदर, अब देखो प्रांत देखेंगे आप पहले इनका, इसका हो जाएगा -1 से 1, कोस का भी क्या हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा, टेन और कोट का तो RR हो जाएगा और इसका हो जाएगा R -1 1 और इसका हो जाएगा R -1 से 1। देखो ये इस प्रांत और परिसर के अंदर ही बताओ क्या है, एक ही आच्छादक है। इसके न तो इसके बाहर बिल्कुल भी एक ही आच्छादक नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा तो जो आपको काम आएगा वो आपके पास ये आने वाला है। तो देखिए समझेंगे आप इसको, फलन साइन इनवर्स का जो परिसर होगा -π/2 से π/2 होगा। कोसेक इनवर्स का होगा -π/2 से π/2 -0, इसमें 18 है। क्यों 18 है, क्योंकि 0 पर परिभाषित नहीं है। टेन इनवर्स का होगा -π/2 से π/2। कोस इनवर्स का होगा 0 से पाई। सेक इनवर्स का होगा 0 से पाई -π/2 और कोट इनवर्स का होगा 0 से पाई। π/2 पर परिभाषित नहीं है इसलिए इसको 18 है। साइन और कोस, देखो प्रांत का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम मान। साइन इनवर्स का होता है मैक्सिमम मान 1 होता है, मिनिमम -1। कोस इनवर्स का मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। टेन और कोट के बताओ इनफाइनाइट तक होते हैं, इसका मतलब R तक जाता है। और देखो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, देखो जब आप सेक के ऊपर चर्चा करते हैं, सेक को देखो आप, सेक 0 का 1 होता है, 30 का 2/√3। सेक 0 का तो 1, 30 का 2/√3, 45 का √2, 60 का 2 और 90 का इनफाइनाइट। तो यहां पर आप एक बात देखेंगे कि सेक का जो मान होता है सेक थीटा का, वो या तो 1 के बराबर या फिर क्या होता है 1 से बड़ा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये इसका मैक्सिमम मान हो गया, सॉरी मैक्सिमम मान तो इसका इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन इसका देखो मैक्सिमम मान होगा वो 1 से बड़ा या इसके बराबर होगा। लेकिन मिनिमम की बात करते हैं वो -1 से बराबर या उससे क्या होगा छोटा होगा। तो कहने का मतलब जो सेक का मान होगा -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, इसलिए इसका प्रांत हो जाएगा R -1 1 कर देंगे और सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा R -1 से 1 कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। तो आपको देखो याद क्या रखना है, ये मुख्य मान शाखा परिसर आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपके पास 2.1 में, अब 2.1 में से एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, 1 नंबर का सवाल आएगा। यहां तक जो मैंने आपको जो पढ़ा है वो 2.1 की कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दी है। इसको अगर नहीं आता है समझ में तो इसको दोबारा से रिवाइज करके देख लेना। अब हम चलते हैं इसके सवालों की। अब देखो 2.1 के हम सारे सवाल इस चैनल पर करेंगे आपका। तो इसका देखो पहला सवाल आपका दो प्रश्नावली संख्या 2.1। इसका जो पहला सवाल आपके पास, वो सवाल आपके पास है, पहला सवाल, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को
ज्ञात कीजिए। और इसका पहला सवाल आपके पास साइन इनवर्स -1/2। देखो इसका पहला सवाल आपके पास साइन इनवर्स -1/2, इसको मैंने मान लिया y के बराबर। यहां से जब आप साइन के y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, -1/2। अब साइन के अंदर 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का साइन π/6। देखो पहले क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लिया, ये साइन इनवर्स जब इधर को जाएगा तो साइन y हो जाएगा बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा। साइन के अंदर 1/2 किसका मान होता है, तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री लिखेंगे π/6। अब देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। अब देखो ये जब भी आपके पास अंदर नेगेटिव आते हैं तो सारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का कोस थीटा, ये माइनस का टेन थीटा, ये माइनस का कोट थीटा, ये माइनस का सेक थीटा और ये माइनस का कोसेक थीटा। सॉरी ये सेक पॉजिटिव आएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होता है, कोस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन -π/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो ये साइन y बराबर कितना हो गया, साइन -π/6। चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर आपके पास क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। इसलिए y किसके बराबर होता है, यहां से -π/6 के बराबर है, और ये आपके पास किस में आ रहा होता है, मुख्य मान शाखा परिसर में आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो इसका दूसरा सवाल आपके पास है, कोस इनवर्स अंडर के अंदर 3/2। इसको देखो मैंने किसके बराबर मान लिया, y के बराबर। जब आप कोस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो कोस y हो जाएगा बराबर √3/2। कोस के अंदर बताओ √3/2 किसका मान होता है, देखो साइन 0 का 1 होता है, 30 का 2/√3, 45 का √2, 60 का √3/2। जो साइन 60 का मान होगा कोस 30 का हो जाएगा। कोस 30 का कितना आएगा बताओ, कोस 30 को क्या लिखेंगे, π/3। चूंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान, चूंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, चूंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है। इसलिए y बराबर तो कितना, π/3। y बराबर π/3 जो किसमें बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में, और यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल। अब देखो इसका अगला सवाल, तीसरा सवाल आपका। तीसरा सवाल आपके पास है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, y के बराबर। यहां से आप कोसेक y का मान निकालेंगे तो यह आएगा 2। अब देखो कोसेक के अंदर 2 किसका मान होता है, देखो सेक 0 का 1 होता है, 30 का 2/√3, 45 का √2, 60 का 2। सेक 60 का मान कितना होता है, √2, तो कोसेक किसका हो जाएगा, 30 का। और कोसेक 30 को क्या लिखेंगे, कोसेक π/6। चूंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, चूंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 -0 होता है। इसलिए y बराबर π/6 जो किसमें बिलोंग कर रहा है बताओ, -π/2 से π/2 -0 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल। अब देखो इसका अगला सवाल,
14 सवाल आपके पास है tan इनवर्स माइनस का √3। तरीका आपके पास वही है, इसको किसके बराबर मान लिया, y के बराबर। यहां से आप tan इसको इधर लेके जाएंगे तो tan y बराबर आएगा माइनस का √3। tan के अंदर √3 किसका मान होता है, 60 का, तो माइनस का tan π/3 लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, tan माइनस π/3। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कैसे लिखेंगे। चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, माइनस π/2 से π/2 होता है, इसलिए y बराबर कितना आ रहा होता है, माइनस का π/3। यहां से देखिए निकालेंगे तो, और जो किसमें बिलोंग कर रहा होता हो, माइनस π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो इसका अगला सवाल, अगला सवाल के पास है कोस इनवर्स -1/2। पांचवा सवाल है ये आपका आज का। इसको किसके बराबर मान लिया, y के बराबर। यहां से आप कोस y का मान निकालेंगे तो माइनस π/2 1/2 आएगा। कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 का, और 60 को आप क्या लिखेंगे, π/3। अब देखेंगे आप कोस कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। देखो ये तो आपके पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड, और ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब देखो कोस जो नेगेटिव होता है वो सेकंड और थर्ड में होता है। थर्ड में हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास 180 है और ये 180 से क्या हो जाएगा, अधिक। जबकि कोस का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई होता है, तो हम इसमें तो जाएंगे नहीं। कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट कोस, इसको क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस π/3 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, कोस 2π/3 किसके बराबर आएगा, कोस y के बराबर। चूंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, चूंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई होता है, इसलिए y किसके बराबर आएगा बताओ, 2π/3 का, बिलोंग्स टू 0 से पाई। यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आज का पढ़ाई आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके 2-3 बार देख लेना। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपको इस चैनल पर कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाले हैं, 11th हो चाहे वो 12th हो, और कोशिश हमारी यही रहेगी 10th क्लास की कंप्लीट मैथ भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट करवाई जाए। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।